नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मास्टर्स मैंने ऑटोमोबाइल में किया है, पीएचडी भी की है और साथ साथ में एक इंडियन पेटेंट एजेंट हूँ। मेरा इंडियन पेटेंट एजेंट नंबर है 3339। आज मैं आपके सामने 10 MCQ सोल्व करने वाला हूँ रिलेटेड टू इंडियन पेटेंट एजेंट एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड टू इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। तो ये जो MCQs है ना, वो यहाँ पर भले ही 11 लिखा हो मगर एक्चुअली यहाँ पर है 71 से लेके 80 तक। इससे पहले के जो MCQs अगर आपको चाहिए तो अभी आपके सामने जो प्लेलिस्ट ब्लिंक हुई है वहां पर से आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो है अमेंडमेंट शैल नॉट बी मेड बाय। अमेंडमेंट इसमें से किस तरीके से नहीं किया जा सकता है। एज अ फुट नोट्स, सही है कि फुट नोट्स नीचे कोई नोट लिख दी है तो उस तरीके से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। बाय राइटिंग ऑन मार्जिन, सही है कि अगर मार्जिन जो ऊपर रहता है ना, अगर हम बुक में लिखते हैं तो ऊपर मार्जिन रहता है, तो वो मार्जिन पे लिख के अमेंडमेंट वैसे ही पेटेंट एप्लीकेशन में नहीं किया जा सकता है। सो इट इज करेक्ट। एंड बाय स्लिप्स पेस्टेड ऑन, अगर हमने कोई भी स्लिप पेस्ट कर दी, कोई एक वर्ड के ऊपर दूसरी एक चीट लगा दी, तो वहां पर उस तरीके से भी नहीं किया जा सकता। यानी सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है कंट्रोलर शैल नॉट पास any order allowing or refusing an application to amend an application for a patent or a specification or any document. Controller shall not pass the order, controller पास नहीं कर सकता है ऑर्डर। कौन सा? allowing or refusing an application, किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ करने के लिए या रिफ्यूज करने के लिए। to amend an application, एप्लीकेशन में चेंज करने के लिए। for a patent, पेटेंट की, और a specification और any document। तो ऐसा कौन सा ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, कब पास नहीं कर सकता है, उसके बारे में बात करनी है। पहला लिखा है while any suit before a court for the infringement of the patent is happening, यानी पेटेंट मिल चुकी है, पेटेंट ग्रांट हो चुकी है, मैं अगर पेटेंटी हूं, आप मेरे पेटेंट का गैर उपयोग कर रहे हैं, उसका मुझे बिना पूछे उपयोग कर रहे हैं, विदाउट माय परमिशन उपयोग कर रहे हैं, तो मैं आप पे इंफ्रिंजमेंट सूट कर देता हूं, तो उस टाइम पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बी क्या कह रहा है? एनी प्रोसीडिंग बिफोर द हाई कोर्ट फॉर द रिवोकेशन ऑफ द पेटेंट इज पेंडिंग। तो इस केस में क्या हुआ, आप कोई थर्ड पर्सन है, मैं पेटेंटी हूं, आपको लगता है कि मेरी पेटेंट एज पर दी 64 सेक्शन ऑफ द आईपी इंडियन पेटेंट एक्ट आईपीए 1970 हो सकता है कि मेरी पेटेंट रिवोक हो सकती है, तो आपने मेरे पे मुकदमा डाल दिया है, पिटीशन डाल दिया है। और आप कौन है? पर्सन इंटरेस्टेड है, जो मेरे पेटेंट के प्रोडक्ट या प्रोसेस के साथ या तो आप रिसर्च से जुड़े हैं, या फिर आप उसको सेल कर रहे हैं, या फिर आप उसको मार्केट कर रहे हैं। तो इस केस में आपने अगर मेरे पे कोई पिटीशन दाखिल की है हाई कोर्ट में फॉर द रिवोकेशन पर्पस, तो रिवोकेशन और इंफ्रिंजमेंट के केस में जब भी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस में होती है ना, तब वहां पर जो पेटेंट प्रोसेस में होती है ना, उस पे कोई अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, या कंट्रोलर उस पे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। सो दैट इज द करेक्ट आंसर, आइदर ए और बी, बोथ आर द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। Any person interested in opposing the application for the amendment shall give notice of opposition by filing। अब देखिए ये अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑपोजिशन की। वैसे तो ऑपोजिशन वर्ड याद आते आते हमें लगता है कि 25 सेक्शन ही होगा, वहां पर प्री ग्रांट ऑपोजिशन एज पर दी 25(1)(7)(a) फॉर्म फाइल करना है, एंड एज पर दी पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन जो होता है ग्रांट पब्लिश होने के 1 वर्ष के अंदर अंदर बाय दी पर्सन इंटरेस्टेड, तो उस केस में फॉर्म नंबर 7 फाइल करना है। बट ना ही यहाँ पर फॉर्म 7 का ऑप्शन है एबीसीडी में, ना ही यहाँ पर फॉर्म नंबर 7A का ऑप्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या बात चल रही है, अमेंडमेंट के बारे में बात चल रही है कि पेटेंट एप्लीकेशन अमेंड हो चुका है, उसको अपोज करना है। तो इस दोनों केस के बाद 25(1) एंड 25(2) के बाद अगर ओपोजिशन की नोटिस देनी है ना, तो वो नोटिस दी जाती है फॉर्म नंबर 14 से। तो बिना कुछ डरे, अगर जब भी देखो ना 25(1) नहीं है क्वेश्चन में, 25(2) नहीं है क्वेश्चन में, तो बिना डरे और बिना आंख को पलकाए आप फॉर्म नंबर 14 को फाइल कर दीजिए। किसके लिए? ओपोजिशन के लिए। सभी केस में ओपोजिशन यहां से होती है। फॉर्म नंबर 13 किसके लिए? अमेंडमेंट के लिए। चलिए फॉर्म नंबर 12 किसके लिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दूंगा। फॉर्म नंबर 18 किसके लिए है?
एग्जामिनेशन, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन के लिए, सही है। तो फॉर्म नंबर 12 किसके लिए, प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आगे बढ़ते हैं। एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन अपोजिंग द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल गिव नोटिस ऑफ अपोजिशन बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 विद इन कितने दिनों के अंदर ये बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 ऑपोजिशन ऑफ नोटिस देगा। तो यहां पर 3 महीने के अंदर अंदर होता है। 6 महीने किसके लिए होते हैं, 6 महीने अगर आप याद कीजिए 6 महीने किस में होते हैं, तो मैं याद करता हूं प्रूफ ऑफ राइट को, प्रूफ ऑफ राइट के लिए 6 महीने है। या फिर आप एफईआर में चले जाइए, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रिप्लाई के लिए भी 6 महीने है। 9 महीने उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, एफईआर को एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 4 एंड 12 मंथ ले लीजिए आप इन केस ऑफ कन्वेंशन एप्लीकेशन, उसको फाइल करने के लिए या पीसीटी में जाने के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट, वहां से लेके 12 महीने होते हैं। तो ये बाकी के तीनों के रिलेवेंट आंसर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, जो लिखा है एनी पर्सन इंटरेस्टेड, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है इन ओपोजिंग द एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, जो भी एप्लीकेशन अमेंड हुई है उसको ओपोज करने के लिए शेल गिव नोटिस ऑफ ओपोजिशन, ओपोजिशन की नोटिस दे सकता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 14 विद इन 3 मंथ्स। ये दोनों चीज है। फ्रॉम कौन सी डेट से हो सकता है, फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट और फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ अमेंडेड एप्लीकेशन। तो यहां पर जो सही आंसर है ना वो है फ्रॉम दी पब्लिकेशन ऑफ अमेंडेड एप्लीकेशन। अमेंडेड जो एप्लीकेशन है ना उसकी जब पब्लिकेशन होती है, यानी कि उस एप्लीकेशन की पब्लिकेशन होती है, अमेंडेड एप्लीकेशन। जो भी हमें पेटेंट के अंदर या फिर एप्लीकेशन के अंदर अमेंडमेंट करना है तो उस अमेंडमेंट की एक एप्लीकेशन पहले मिलती है। पहले तो रिक्वेस्ट करता है बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 13 कोई भी एप्लीकेंट या पेटेंटी कंट्रोलर को कि मुझे अमेंडमेंट करने दीजिए। फिर कंट्रोलर अगर इजाजत देते हैं तो कंट्रोलर पहले उस एप्लीकेशन की पब्लिकेशन करते हैं और फिर उस पब्लिकेशन के 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड उसको ओपोज कर सकता है। अगर कोई अपोज नहीं कर रहा है तो कंट्रोलर अपने हिसाब से मान लेते हैं कि ठीक है भाई इसको ग्रांट कर देते हैं, मींस इसकी अमेंड करने की जो रिक्वेस्ट है ना इसको मान लेते हैं और पेटेंट को अमेंड करने देते हैं। मगर अगर किसी ने ओपोज कर दिया तो फिर उसकी हियरिंग होती है एज पर दी रूल नंबर 57 to 63 और फिर से वही चीज वापस स्टार्ट हो जाती है, मींस हियरिंग होती है और फिर कंट्रोलर का डिसीजन आ जाता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। जो अमेंडेड एप्लीकेशन है ना उसके नोटिफिकेशन से 3 महीने तक ओपोजिशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। कॉपीज ऑफ all orders of the high court allowing the patentee to amend the specification shall be transmitted by, जो कॉपीज है ना all orders, सभी orders के, किसके, हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है किसको, पेटेंटी को, क्या करने के लिए, अमेंड करने के लिए स्पेसिफिकेशन को। तो वो किससे ट्रांसमिट हो गए, यानी पेटेंटी ट्रांसमिट करेगा। एक है पेटेंटी टू कंट्रोलर, पेटेंटी खुद अपने जो ऑर्डर्स है वो ट्रांसफर करेगा कंट्रोलर को। ओपोनेंट करेगा, जिसने ओपोज किया है वो पर्सन कंट्रोलर को ट्रांसमिट करेगा। हाई कोर्ट करेगा, कंट्रोलर को ट्रांसमिट कौन करेगा। तो यहाँ पर सी आंसर इज द करेक्ट आंसर कि इन केस ऑफ सच अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट होते हैं ना उस केस में हाई कोर्ट ही उस कॉपीज को फॉरवर्ड करता है कंट्रोलर को। सो 16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, जो है वेयर अ प्रिंसिपल पेटेंट इज जनरेटेड later than 2 years from the date of filing of the application। प्रिंसिपल पेटेंट जनरेट की गई है later than 2 years from the date of filing of the application, the fees which have become due in the meantime may be paid within a term of how many months from the date of the recording of the patent in the register। यानी जैसे ही प्रिंसिपल पेटेंट ग्रांट होती है ना, जो भी एप्लीकेशन है वो ग्रांट होती है, ऐसा हो गया है कि यहाँ पर लेटर देन 2 years है, 2 बरस के बाद ग्रांट हो रही है। तो उस केस में द फीस विच हैव बिकम ड्यू इन द मीन टाइम, जो मीन टाइम में जो फीस है जो ड्यू हुई है, मे बी पेड विद इन अ टर्म ऑफ, कितने टर्म में उसको पेड किया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है 3 months। इसको आप समझ रहे हैं, जैसे कि ये एक टाइमलाइन है,
यहाँ पर हमने पेटेंट फाइल की, यहाँ पर पेटेंट ग्रांट हुई, तो ग्रांट के दिन से 3 महीने के अंदर अंदर जो रिन्यूअल फीस है ना उसको पे करना पड़ता है। इस पीरियड को हम फॉर्म 4 फाइल करके और 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं बाय फाइलिंग फॉर्म 4। वो भी आगे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Where a principal patent is granted later than 2 years from the date of filing of the application, grant हो चुकी है एक पेटेंट 2 बरस के बाद, the fees which have become due in the meantime may be paid within the term of 3 months from the date of recording of the patent in the register or within the extended period not later than। यहाँ पर कितना एक्सटेंडेड पीरियड होगा मैंने आपको अभी बताया, 3 प्लस फॉर्म 4 फाइल करके 6 महीने और, तो टोटल हो गए 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन पे ये कह रहा है ना क्वेश्चन, वो है वेयर अ प्रिंसिपल पेटेंट इज जनरेटेड लेटर देन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, पुराना वाला ही क्वेश्चन है। द फीस व्हिच हैव बिकम ड्यू इन द मीन टाइम मे be paid within a term of 3 months from the date of the recording of the patent in the register or within the extended period not later than 9 months from the date of recording mentioned in which section। कहां पर ये लिखा हुआ है कि जब पेटेंट ग्रांट हो जाती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर जितने भी बरस के रिन्यूअल फीस बाकी है उसको पे करना पड़ता है, और उसको अगर हम फॉर्म 4 फाइल करें तो उस पीरियड को 9 महीने तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 3 + 6 9 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसा कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? तो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 35 सेक्शन सीक्रेसी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, यानी पेटेंट रिलेटेड टू डिफेंस। सेक्शन 54 पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में बात कर रहा है, एंड सेक्शन 25 ओपोजिशन के बारे में बात कर रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो पे चलते हैं, जो है where an principal patent is granted later than 2 years from the date of filing of the application, the fees which have become due in the meantime may be paid within a term of 3 months from the date of recording of the patent in the register within the extended period not later than 9 months from the date of recording। For extension period patentee need to file, एक्सटेंशन ऑफ पीरियड के लिए पेटेंटी को क्या करना पड़ेगा? उसको फॉर्म नंबर 4 फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म नंबर 6 किसके लिए है? सब्स्टिट्यूशन के लिए है। फॉर्म नंबर 7 किसके लिए है? 25(2) पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के लिए है, और फॉर्म नंबर 9 किसके लिए है? अर्ली पब्लिकेशन के लिए। तो ये हो गई वीडियो कंप्लीट, और हो गए हमारे 80 एमसीक्यूज कंप्लीट। 81 से 90 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको एफर्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दूसरों के साथ शेयर कीजिए, अपना ग्रुप बढ़ाइए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। बाय टू वेट अभी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।